नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राज द्रविड़। आप हैं भारत फार्मिंग पर और आज हमारे साथ हैं रौनक रुदानी साहब। हम लोग की एज थोड़ा सा सेम है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं है। और आज इस समय हम हैं ग्रीन हाउस में और हमने कर रखी है खीरे की खेती, ककड़ी की खेती, क्यूकम्बर कहते हैं इसको। तो रौनक रुदानी साहब से बात करेंगे इस फार्म के बारे में। ये मैं कहीं विजिट करने आया हुआ हूँ, मेरी कंसल्टेंसी है, मेरे सानिध्य में रहकर ये कितना बेनिफिट उठा पा रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, इस पर पूरी बात करने वाले हैं। यह है 2 एकड़ का फार्म और इसमें लगे हुए हैं 25,000 क्यूकम्बर के पेड़। 2500 नहीं, मैंने कहा 25,000, 25,000। और इसमें जो सीड लगाया गया है वो 2 वैरायटी का लगाया गया है। एक तो रिजवान की, जो नीदरलैंड की कंपनी है, उसके 12,000 पौधे लगाए गए हैं और 13,000 लगाए गए हैं यूक्सेल की 52-32। तो दोनों में क्या अंतर है उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आप देखते आए हैं बिना मिट्टी की खेती, हाइड्रोपोनिक्स, जो पानी में की जाती है, लेकिन हमारा पैरेलल में उसके साथ साथ कुछ और भी चलता है जिसको हम चैनल पे नहीं लाते हैं, लेकिन अब हमने सोचा है कि उसको भी लाने की जरूरत है। लोग कई बार पॉली हाउस वाले भी फोन करके पूछते हैं, अगर आप कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए हम हैं। चलिए शुरू करते हैं रौनक रुदानी साहब से। तो खास चीज क्या है कि आपको कैसा शुरू में क्या रहा, प्रॉब्लम्स क्या आई, और जो आपका एग्रोनॉमिस्ट आपको नहीं सपोर्ट कर पा रहा था और हमारे साथ हो गया। शुरुआत में तो मेरे को पहले तो इंसेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। शुरू में व्हाइट फ्लाई दिखी थी, तो थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोल कर लिया था। बाद में वो एपिड्स का प्रॉब्लम दिखा था क्योंकि चींटियां बहुत थी। बाद में एपिड्स का प्रॉब्लम आ गया था, उसमें भी थोड़ा पौधे रिकवर हो रहे हैं। और अभी तो माइट्स का प्रॉब्लम आया है, तो उसमें भी अभी दवाई चलाई थी, तो अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि रिकवर हो रहे हैं पौधे। अच्छा, आप कैसे पता चला कि आपको एफिड है? मतलब आपको किसने बताया, क्या किया? आप थोड़ा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे जो एक्चुअलिटी जो पता चले कि एफिड क्या है, किस तरीके से आता है। ये शुरुआत में मेरे को पौधे में थोड़ा पत्ती के ऊपर धब्बा धब्बा सा लग रहा था, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कुछ पत्तियों में प्रॉब्लम है। तो उसका तुरंत फोटो मैंने खींच के आपको मैंने भेज दिया। तो वहीं से आपने बताया कि उसमें माइट से, तो तुरंत उसका इलाज। हुआ क्या कि माइट एक ऐसी समस्या है कि प्लांट में अगर आ जाए, खासकर क्यूकम्बर में आ जाए या कई चीजों में आती है, उसमें भी आती है, आपका टोमेटो में भी आ जाती है, जितनी कद्दू वर्गीय सब्जियां सब में आती है। माइट एक तरीके की ये मकड़ी होती है कि जो पत्ती के नीचे लगती है, और पत्ती के नीचे लगती है वो इतनी छोटी होती है कि हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगी। हम चश्मा भी लगा लें तो भी नहीं दिखाई देगी। उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है, तो भी आपको वो दिखाई नहीं देगी, वो इतनी छोटी होती है। बस आपको समझना रहता है कि जो माइट के सिम्टम्स होते हैं वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम होते हैं। यानी कि ऐसा लगेगा कि जैसे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो गई है। आपके एग्रोनॉमिस्ट ने बोला कि मैग्नीशियम की कमी है और वो उसमें कोई जरूरत नहीं है। आपने मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे किया, ड्रिप लाइन से वेंचुरी में भी आपने चला दिया, मैग्नीशियम सल्फेट चला दिया, लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं हुई। मैंने बोला था कि ये माइट है, फिर उसने बोला कि चलो इसकी उस मैग्नीशियम की कमी नहीं है। फिर आपने स्प्रे क्या किया था? तो आपने क्या बोला कि नीम ऑयल। हाँ, आपने बोला कि नीम ऑयल का स्प्रे किया हुआ है। तो नीम ऑयल के जो स्पॉट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं। वो थोड़ा सा ड्रॉपलेट्स जहाँ पड़ती है बस वहीं पर होता है। और नीम ऑयल की जो स्पॉट होते हैं वो होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं पत्ती तोड़ के दिखाता हूँ। ये जैसे एक पत्ती है, अगर नीम ऑयल की वजह से स्पॉट होगा, ये पत्ती का ऊपरी हिस्सा है, तो इस पे नीम ऑयल पड़ता है, इस पे स्पॉट ऊपर की तरफ पड़ता है। लेकिन जो माइट के सिम्टम होते हैं वो नीचे की तरफ से आते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। ये उनके एग्रोनॉमिस्ट को मालूम होना चाहिए था। खैर, उन्होंने सही नहीं बताया, ये उनकी गलती है। और इतनी बड़ी कंपनी है, मैं क्या कहूँ उनसे, उनको उन्होंने सही सपोर्ट नहीं किया। उसकी वजह भी क्या रहती है कि उनको सीड बेचना रहता है, बाकी एग्रोनॉमिक सपोर्ट तो आपको कहीं ना कहीं और से ही लेना रहता है। खैर, दूसरी एक आपकी एफिड की प्रॉब्लम आई। तो एफिड के साथ मैंने एक छोटा सा वीडियो भी अपलोड किया था, तो कई लोगों ने कहा कि इसके आगे का भी कुछ बताया था। एफिड क्या होता है कि कलियों पे छोटे छोटे से ब्लैक कलर के, कभी ग्रीन कलर के, कभी कभी थोड़ा सा ब्राउन कलर के छोटे छोटे कलियों पे लग जाते हैं। ये खासकर जब मौसम थोड़ा सा सर्द होता है, ठंडक होती है, तब वो ज्यादा आते हैं। और वो क्या करते हैं कि पत्तियों को मोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि नीचे की तरफ घुमाना शुरू कर देते हैं, और ये प्रॉब्लम आती है। तो एफिड के लिए आपसे बेहतर होता है कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हमको इनऑर्गेनिक में जाना रहता है। नहीं तो उससे अगर बचाव रखना है तो 10 पर्णी अर्क है, जिसमें हम 10 तरह की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उसका अर्क बनाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का भी यूज़ करते हैं। कई बार हमने इस चीज़ को ओपन नहीं किया, लेकिन आज मैं ओपन कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं ऑर्गेनिक में यूज करता हूँ। नीम की पत्ती का काढ़ा बनाकर यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं।
तो आपको कितना परसेंट फायदा है? या मैंने भी देखा कि पूरा फार्म जब मैं विजिट कर रहा था तो लगभग 15 से 20 पौधे दिखे जहाँ पर मुझे अभी भी एफिड का अटैक दिखा, लेकिन जब मैं नहीं था तब कितना ज़्यादा था? तब तो थोड़ा बढ़ गया था। बाद में वो आपने जैसे बताया कि वो बोरिक एसिड को गुड़ में मिला के उसको छिड़क दो, तो हमने किया 2-3 बार, इसको हमको 80% रिकवरी मिली। हाँ, एक छोटा सा ये मेरा फार्मूला था जो ओपन हो गया, आपने ओपन कर दिया। खैर, तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि आपके प्लांट के आसपास कहीं चींटियां दिख रही हैं, अगर चींटियां दिख रही हैं तो एक चीज़ समझ जाइए कि चींटियों को हम दाना खिलाते हैं, लेकिन चींटियां हमारा दाना काटने लगती हैं। दाना का मतलब हमें नुकसान पहुंचाने लगती हैं। अब इसमें इसका होता क्या है कि अगर आपके प्लांट के आसपास चींटियां दिख रही हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? चींटियां क्या करती हैं कि मिली बग लाती हैं। मिली बग एक तरीके का व्हाइट कलर का इंसेक्ट होता है जो चिपकू होता है, वो चिपक जाता है और प्लांट को चूसता रहता है। और दूसरा होता है एफिड, वो भी क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर चिपक जाता है और उसको सकिंग टेस्ट होते हैं, ये सब चूसते रहते हैं। और ऐसा क्या होता है कि प्लांट की पूरी ग्रोथ को रोक देते हैं। जो प्लांट के नाजुक हिस्से होते हैं, ऊपर वाली कलियां होती हैं, वहाँ ज़्यादा आता है। मैंने आपको पूछा कि क्या वहाँ पर चींटियां दिख रही हैं, तो आपने बोला कि हाँ चींटियां तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट पर हम अभी आएंगे। लेकिन जो चींटियों का, मिलीबग का, चींटियों का, एफिड्स का क्या होता है, मतलब कहीं पर इसको लासी भी बोला जाता है इसको एफिड को, तो उसका मतलब क्या होता है समझिए। चींटियां क्या करती हैं कि इनके अंडों को, इनके लार्वा को क्या करते हैं कि जमीन में छुपा लेती हैं। जब कोई भीषण आपातकालीन कोई होती है, बारिश आई ऐसा कुछ है, तो उसको प्रोटेक्शन देती हैं चींटियां। और जैसे ही इनको फेवरेबल मौसम मिला, वैसे क्या करती हैं चींटियां इनके अंडों को लाकर, एफिड और मिलीबग के अंडों को लाकर क्या करती हैं कि पौधे पर छोड़ देती हैं और एक तरीके की खेती करते हैं। जैसे हम इंसान क्या करते हैं, गाय पालते हैं, तो गाय क्या करते हैं कि हम गाय को क्या करते हैं, सनच्छर देते हैं, गाय को चारा देते हैं, इसके बदले में गाय हमें दूध देती है। तो वैसे ही चींटियां क्या करती हैं कि एफिड और मिलीबग को संरक्षण देती हैं। हालांकि यहाँ मिलीबग नहीं आया था, यहाँ केवल एफिड आया था। तो एफिड को संरक्षण देती हैं, उसको सुरक्षा देती हैं और उसको चारे तक ले जाती हैं, यानी कि पौधे तक ले जाती हैं। और इसके बदले में क्या होता है कि जो मिलीबग होता है वो उसको सक करता है, उसके जो जूस है उसको सक करता रहता है, उसके जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के, उनको सक करता रहता है। और इसके बदले में वो हनी ड्यू पैदा करता है, एक तरह का शहद कह लें चींटियों के लिए, उसको पैदा करते हैं, चींटियां उसको खाती हैं। तो मैंने बताया कि इसका पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि इसको क्या करना है कि इसमें आपको बोरिक एसिड लेना है और गुड़ लेना है और उसको मिला के जगह जगह पर रख देना है। असल में होता क्या है कि चींटियां जो होती हैं वो मीठे की आदी होती हैं, जैसे हम इंसान भी कई बार डायबिटीज होने के बाद भी आदी रहते हैं। खैर, पर्सनल मत लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि चींटियों ने उसको खाया और गुड़ को खाया, लेकिन गुड़ के साथ वो कुछ मात्रा में बोरिक एसिड को भी खा गई। बोरिक एसिड जो होता है वो होता है टॉक्सिक होता है चींटियों के लिए, हम इंसानों के लिए भी टॉक्सिक होता है। तो वो क्या होता है कि चींटियां खाकर उसको हो जाती है बेहोश और बेहोशी के बाद फिर हो जाती है मर। और ऐसे हमने इसका बहुत ही आसानी से बचाव कर लिया। अभी चींटियां कंट्रोल हो गई हैं, फिर हमारा दूसरे जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह जो हमने बनाए थे उसका भी स्प्रे वगैरह होगा तो और भी कंट्रोल हो जाएंगे। फिलहाल काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो फार्म विजिट कर लेते हैं, बातें भी करते रहेंगे। तो खासकर जो चीज है कि इधर आप खुद बताएंगे कि इधर आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और इधर इस तरफ मैंने राइक्सोवन की मल्टी स्टार आती है वो मैंने 12,000 पौधे लगाए हैं और इस तरफ मैंने युक्सिल की 52-32 आती है ना, तो इधर ये वाला जो है आपका ये पूरा का, चलिए हम इसको घूम लेते हैं एक बार। तो ये जो आपका है ये आपका युक्सिल का 52-32 है, अच्छी वैरायटी है दोनों, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कोई अच्छी चीज नहीं। अगर फ्लावर सेट की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्लावर सेट बहुत ही अच्छा है। नीचे से ये देखिए ये बढ़िया से फ्लावर आए हुए हैं, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर तक अच्छे हैं। और ज़्यादातर इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो फीमेल फ्लावर ही होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपका जो फर्टिगेशन शेड्यूल था वो भी प्रॉपर नहीं था, क्योंकि आपका जो आपकी सॉइल थी वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम था। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी सॉइल में जो फास्फोरस की डिफिशिएंसी थी और पीएच भी थोड़ा सा ज़्यादा था, 7.5 था। अब ऐसा कौन सा टेक्निक रहता है ये एग्रोनॉमिस्ट को बताना चाहिए। तो उसमें जो मैंने किया था जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट रहा थोड़ा सा, उसमें रहता है कि आप फॉस्फोरिक एसिड सॉइल में यूज किया जाता है। वैसे एक आदित्य बिरला ग्रुप एक कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप का फॉस्फोरिक एसिड आता है, ठीक है। अच्छा, उस पर लिखा होता है एग्रीकल्चर ग्रेड। तो फॉस्फोरिक एसिड जब आप चलाते हैं ड्रिप लाइन में तो उसका पीएच पानी का कम करके चलाइए। तो उससे क्या होगा कि एक तो फॉस्फोरस की कमी को ये पूरा करेगा और सॉइल के पीएच को भी ये क्या करेगा, कम करेगा। अगर पीएच ज्यादा है, चाहे मिट्टी का हो चाहे कोकोपीट का हो,
चाहे वो पानी का हो, जब हाइड्रोपोनिक आप करते हैं, अगर पीएच ज़्यादा है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि प्लांट जो होता है वो मिनरल को इंटेक करना बंद कर देता है। ये ठीक ऐसा ही होता है कि जमीन में सब कुछ आप दोगे लेकिन प्लांट इंटेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है उसकी मैं छोटी सी वजह बता दूं। जैसे कि हमारे हाथों को पीछे बांध दिया जाए और हमारे मुंह पे टेप लगा दिया जाए तो क्या होगा कि हमसे फिर कहा जाए कि खाओ, खाना खाओ, हमारे सामने सब कुछ रखा हुआ है, खाओगे? नहीं खा सकते। वैसे ही प्लांट्स के साथ क्या होता है कि जो रूट हेयर्स होते हैं, अगर एक 5.5 से 6.5 के बीच में अगर पीएच रहता है तो प्लांट बहुत अच्छे से मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, जैसे जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर और जो 17 तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनको अच्छे से इंटेक करता है। अगर वो नहीं है, सब कुछ देने के बावजूद क्या होगा कि प्लांट इंटेक नहीं करता है। होता क्या है कि जब आप ऑर्गेनिक मैटर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जब आप कंपोस्ट वगैरह देते हैं तो उसका पीएच वगैरह पहले से ही होता है और उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं ये सब पैदा करते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी कम था, उसकी वजह यह है कि चलिए आप जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्यों कम था। ये आपको मतलब कितने सालों से ये पूरा जो ग्रीन हाउस है ये बंद पड़ा था और आपने इसको? ये भी 3 साल से बंद पड़ा था। उसके बाद हमने उस पे शेड नेट डाल के वापस स्टार्ट किया है। जी, ये जो आप ग्रीन हाउस देख रहे हैं ये शेडनेट हाउस है, पॉली हाउस नहीं है। शेडनेट हाउस का मतलब ये नेट हाउस है। इसमें ऊपर व्हाइट कलर का, अगर आप ऊपर देखेंगे तो व्हाइट कलर का पूरा लगाया गया है नेट, इसमें पॉलीथीन नहीं लगाई गई है। होता क्या है कि बारिश का पानी अंदर आ जाता है लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन रहती है। दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। पॉली हाउस में क्या होता है कि बाहर से केवल सनलाइट आती है, लेकिन यहाँ से आपका बारिश, हवा दोनों आ जाती है, सनलाइट भी आती है। लेकिन दोनों में क्या मूलभूत अंतर है, अगर आपको जरूरत होगी तो हम इस पर भी एक वीडियो कवर करेंगे। तो जैसे कि आप कह रहे थे कि 3 सालों से ये बंद पड़ा था, 3 सालों से इसमें कोई फार्मिंग हो नहीं रही थी, तो इस वजह से इसका कोई ख्याल रखा नहीं गया। इसमें ऑर्गेनिक मैटर अपने आप कम हो जाएगा। तो इतना जल्दबाजी में ये काम किया गया कि जैसा आप बोल रहे थे कि कुछ समय जा रहा था, बारिश, जाड़े का मौसम आ रहा था, तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों जल्दबाजी में ये सब हो गया। ये तो क्या है ना, जब हमने पहले तो हाइड्रोपोनिक करता था जी, उसके बाद थोड़ा हमने सोचा कि थोड़ा सोइल के ऊपर भी ट्राई लगाते ग्रीन हाउस के अंदर। तो बाद में हमको थोड़ा ऐसा लगा तो हमने ग्रीन हाउस ये रेंट पे लिया। तो पहले क्या था उसमें कुछ भी नहीं था, तो बाद में हमको ये साफ सफाई करने में थोड़ा देर लेट हो गया था। बाद में ठंडी का दिन आने वाले थे तो इसलिए सीड जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में ठंडी से पहले लगा दिया। थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ गई थी। उसके बाद प्लांट 20 दिन 25 दिन के हुए तब उसमें थोड़ी बारिश 3 दिन गिर गई थी और भी थोड़ा दिक्कत हो गई। बट अभी तो थोड़ा रिकवर है, अभी तो कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे। अभी 3 साल लगातार बंद रहना और उसके बाद फिर ये हो जाना कि जल्दबाजी होना, ठंडक आ जाना। जब ठंडक से पहले, अभी तो आपकी जनवरी चल रही है, उसमें आपका 40 दिन हो रहे हैं, दिसंबर का स्टार्टिंग था, तो उस समय नवंबर का एंड रहा होगा, नवंबर का एंड था, आखिरी सप्ताह था, ठंडक आ रही थी। जो आपकी ये क्रॉप है, ये आपकी क्यूकम्बर फैमिली है, जितना पंपकिन फैमिली है, कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, इनका जर्मिनेशन गर्मी के दिनों में करा लिया जाता है, नहीं तो ये ठंडक के दिनों में जर्मिनेट नहीं करती। जर्मिनेट कर भी गई जैसे तैसे तो इसमें ग्रोथ नहीं आती, ये एक दिक्कत आ रही थी। उसके बाद बारिश का हो जाना, फिर बेड भी सही से प्रिपेयर नहीं हुए थे। इसके बावजूद ये था कि इसमें जो 25,000 हैं प्लांट, आपने सीड कितने का खरीदा? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का सीड है, 6 रुपए का एक सीड होता है। अब आप ये समझिए कि अब आप जाकर देख सकते हैं कि कितना महंगा सीड आता है, तो इतना सारा लॉस हो जाता है अगर ये सही आपको गाइडेंस नहीं मिलता। तो मेरा अपना दोनों का सॉइल का भी हाइड्रोपोनिक्स का, इसके अलावा मैं बता दूं कि मैं चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कानपुर जो है वहाँ से मैं हूँ, और मेरे प्रोफेसर्स का, खासकर मेरे डीन सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, प्रोफेसर एंड डॉक्टर JP यादव सर। मैं उनकी फ़ोटो भी साइड में दिखा रहा हूँ। खैर ये इसलिए है ताकि उनको देखकर अच्छा लगेगा कि उनका स्टूडेंट जो है आज अच्छा काम कर रहा है। खैर आज मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई अच्छा ग्रो करता है। तो मैं मानता हूँ कि अगले 15 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने काफ़ी कुछ अच्छा किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतर करने वाले हैं, या हम मिलकर बेहतर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो था, खासकर ये मेरा पहला पॉली हाउस पर वीडियो है, इसके बाद हम और भी पॉली हाउस पे वीडियो ज़रूर लाएंगे, खासकर जो हमारे टेरिसेस पे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं उस पर। अगर आप कहीं पर ग्रो कर रहे हैं, आपको कोई भी हाइड्रोपोनिक्स से लेकर पॉली हाउस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, ज़रूर डायल कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।